75 सालों की कुल उम्र में अपने वजूद को बचाए रखने के लिए ये 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है इजराइल। हमास ने इजराइल को तगड़ी चोट पहुंचाने की नीयत से जंग का आगाज किया। इजराइल अब जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए लड़ रहा है और इस संघर्ष में दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। देशों के बीच धमकियां, चेतावनी, समर्थन, विरोध के सिलसिले चल रहे हैं। बस एक बेलगाम चिंगारी थर्ड वर्ल्ड वॉर को आग भड़का सकती है। ये जंग दुनिया को ऐतिहासिक मोड़ पर ले आई है। सदियों की अदावत, दशकों का संघर्ष, वर्षों की जंग निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अब या तो मिडिल ईस्ट का इतिहास बदलेगा या भूगोल। ये दुनिया 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ पर बसी है, लेकिन इतने बड़े भूभाग में 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए सदियों से जंग चल रही है। सुलगती 35 एकड़ जमीन के लिए लगातार चल रहे संघर्ष ने दुनिया को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। जंग फिर छिड़ी है, हर दिन कयामत की तरह बीत रहा है और हर रात भारी। इजराइल के मातम से लेकर इंतकाम की सौगंध तक और गाजा पट्टी से बरसे हजारों रॉकेट मिसाइलों से लेकर उसकी तबाही के बीच कई सवाल बिखरे पड़े हैं जो लाशों के ढेर और बल्बों के अंबारों से कुछ जवाब चाहते हैं। इस जंग में किसकी ताकत कितनी है? एक ही समय में शांति के नोबेल पुरस्कार के साझीदार इजराइल और फिलिस्तीन आज दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की चौखट तक कैसे ले आए? कभी ईरान का बेहद मजबूत दोस्त रहा इजराइल आज ईरान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? ब्रिटेन की मदद से अस्तित्व में आने वाले इजराइल की अभेद्य ढाल अमेरिका कैसे बन गया? आज फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ दम भरने वाले पाकिस्तान के खुद के हाथ कैसे रंगे हैं हजारों फिलिस्तीनियों के खून से? और वो एक मुहर कौन सी थी जो समझौते के कागज पर अगर पूरी तैयारी के साथ लग जाती तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता सदियों से चला आ रहा सभ्यताओं का टकराव। ओस्लो एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि वो जो है पीएलओ सारी जो टेररिज्म है उसको छोड़ देंगे और ये इनको इजराइल को एक राइट टू लिव पीसफुली दिया जाएगा। 13 इस्लामिक दुश्मन देशों से घिरे इजराइल के लिए शांति काल कभी नहीं रहा। कभी 4, कभी 7 तो कभी 8 देशों के खिलाफ एक साथ युद्ध हुआ। हमास के ताजा हमलों के बाद इजराइल के अनुसार वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए फिर से युद्ध में। ये पहली बार है जब इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग को औपचारिक तौर पर युद्ध कहा है। इसमें ईरान की भूमिका भी अब अहम होती जा रही है। चुपके से पिछले 2 साल के अंदर न सिर्फ कतर से, न सिर्फ तुर्की से, बल्कि ईरान से भी भारी मात्रा में फंडिंग और हथियार हिजबुल्लाह के जो ग्रुप है लेबनान में उसके माध्यम से, सीरिया से होते हुए और सुरंगों के माध्यम से तथा गाजा स्ट्रिप के अंदर समुद्र के माध्यम से हमास को दिए गए। और हमास ने जो पिछले सैटरडे को एक भीषण अटैक किया है, एक बहुत ही जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए ऐसा अटैक किया है, उसकी जो पटकथा है वो पिछले 2 साल से ईरान फंडिंग और हथियार के माध्यम से लगातार की जा रहा है। जंग का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये 3 संभावनाएं हैं जो बताती हैं कि जंग बढ़ती गई तो सऊदी अरब सहित अन्य मुस्लिम देश अमेरिका के समर्थन से दूर हटेंगे। गाजा पर इजराइल की कड़ी कार्रवाई के बाद नया फिलिस्तीनी विद्रोह उपजा तो इजराइल के लिए नई चुनौतियां बनेंगी। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल जितना आक्रामक होगा उतना ही मुस्लिम देश आपसी मतभेद भुलाकर एक झंडे के नीचे आएंगे। तीनों ही परिस्थितियों में जीत ईरान की होगी। इस इलाके में ईरान एक बड़ा देश है, वो शिया मुस्लिम्स का देश है। वो न्यूक्लियर पावर बनने का भी शंका है कि वो न्यूक्लियर पावर इख्तियार करते जा रहे हैं। इजराइल उनको अपने अस्तित्व पर एक खतरा मानता है और उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उधर ईरान इजराइल को बर्बाद करना चाहता है। तो ये तो लड़ाई धर्म से शुरू हुई थी, अभी पावर प्रोजेक्शन है। हमास और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की ताकत के पीछे ये माना जा रहा है कि ईरान की फंडिंग और ट्रेनिंग है।
इजराइल इसके पीछे ईरान की भूमिका को खुले तौर पर स्वीकार करते बयान जारी कर चुका है। इसके अलावा ईरान लगातार मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ आने का आह्वान भी कर रहा है और इजराइल को धमकियां भी दे रहा है। इजराइल के खिलाफ आखिर ईरान इतना आक्रामक क्यों है, जबकि संबंधों का इतिहास बताता है कि यही ईरान कभी इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त था। हमास पर इजराइल की कड़ी कार्रवाई पर ईरान ने आंखें तरेरी तो इजराइल ने भी तगड़ा जवाब दे दी। आज की ये तनातनी ये दुश्मनी का शीर्ष है, जबकि एक दौर दोस्ती के गहरे समंदर का भी रहा था। इजराइल ईरान संबंधों का पहला पन्ना खुलता है इजराइल की आजादी के साथ। 19 नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के बीच बांटने का प्रस्ताव पारित किया। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से इस तरह फिलिस्तीन क्षेत्र में एक इजराइल नाम का राष्ट्र बन गया। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बिन गोरियान और ईरान की शाही सरकार के बीच तेल को लेकर अच्छे रिश्ते बने। बिन गोरियान के आदेश और ईरान की सहमति के बाद इजरायली बंदरगाहों पर तेल के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया। एक समय ईरान से तेल लेने में इजराइल नंबर 1 देश था। ईरान इजराइल के संबंध अन्य अरब देशों के भारी विरोध के बावजूद लगभग 30 साल तक चलते रहे, लेकिन 1979 में हुई ईरान क्रांति ने राजशाही को खत्म कर दिया। शिया नेता आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के प्रमुख बने और ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ा असर सबसे बड़े दोस्त इजराइल पर पड़ा। राजशाही के अंत के एक सप्ताह बाद ही ईरान ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात को बुलवाकर फिलिस्तीन का दूतावास खोल दिया। ये दूतावास उसी बिल्डिंग में खोला गया जिसमें इससे पहले इजराइल का दूतावास था। इसके बाद तेहरान से इजरायली दूतावास खत्म करके फिलिस्तीन का बोर्ड लगाया गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों के साथ नए समीकरण स्थापित करना शुरू किए। ईरान और उसके सहयोगियों ने इजराइल, अमेरिका और उसके साथी देशों को मुसलमानों के दुश्मन की तरह प्रचारित करना शुरू किया। ये कोई नहीं कह सकता कि इजराइल एंटी मुस्लिम है। इजराइल अपनी लिविंग के लिए, अपनी जान के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब वो लड़ता भी नहीं है, वो तो चाहता है कि समझौता हो जाए। उसका कोई इरादा नहीं है कि मुसलमानों के संग वो युद्ध करे। वो एंटी मुस्लिम नहीं कहला सकता। उसको चाहिए पीसफुल एग्जिस्टेंस। उसको चाहिए जो जगह यहूदियों को मिलनी चाहिए वो मिले, उसमें वो चैन से रह सके। अब तक 3-4 दफा समझौते हो चुके हैं, लेकिन समझौते में हर दफा यही एंड निकलता है कि पैलेस्टीन के जो लीडर हैं वो नहीं मानते और ईरान उसको मानने को तैयार हो जाता है। तो प्लीज डोंट कॉल इट एंटी मुस्लिम, दे कॉल इट दिस इज द लिविंग राइट्स ऑफ द जूइश पॉपुलेशन, जो पहले एक दफा होलोकॉस्ट में बुरी तरह मर चुकी है। ईरान ने फिलिस्तीन की आजादी को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा और कहा जाता है कि ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों को हथियार, हिम्मत और हौसला देना शुरू किया, लेकिन ईरान ने कभी खुलकर इसे माना नहीं। आज इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इजराइल इसे अच्छी तरह जानता भी है और मानता भी है। हमास फिलिस्तीन के पुराने नक्शे को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए लड़ रहा है। दुश्मनी का ऐसा खूंखार दौर इजराइल फिलिस्तीन रिश्तों में हमेशा नहीं था। एक समय ऐसा भी आया था जब लगा कि सदियों का संघर्ष अब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक हत्या और हमास के जन्म ने इस दुश्मनी को और खतरनाक बना दिया। इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी लड़ाई छेड़ चुका है। इसका सीधा अर्थ है घर घर संघर्ष। हमास की बिछाई जमीनी सुरंगों वाली जमीन पर जाकर फिलिस्तीनियों के बीच से हमास समर्थकों से निपटना। एंट्री का प्लान तो इजराइल तैयार कर चुका है। एग्जिट प्लान क्या है, ये इस जंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इजराइल का आज की तारीख में हिजबुल्लाह या हमास के साथ जमीनी लड़ाई करने से किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं, क्योंकि ना सिर्फ लेबनान के साथ बल्कि सीरिया के साथ, सूडान के साथ, मिस्र के साथ, इन सब देशों के साथ 1948 से लेके 1967 तक की लड़ाइयों में अकेले इजराइल ने इन सब की नाकों चने चबाए हैं। और यही नहीं, इनकी जमीन तक छीन ली है।
जहां एक और गोल्डन हाइट्स जो कि सीरिया का हुआ करता था आज इजराइल के कब्जे में है, जहां एक और वेस्ट बैंक जो कि सूडान का हुआ करता था इजराइल के कब्जे में है, और जहां एक और गाजा स्ट्रिप जो कि इजिप्ट की हुआ करती थी आज इजराइल के पास है। बात साफ है, इजराइल अब हमास को और ईरान को सबक सिखा के ही छोड़ेगा। ये वही इजराइल है, ये वही फिलिस्तीन है जिन्होंने एक वक्त में बंदूकें नीचे रखकर हाथ मिलाया था। लगा था ये संघर्ष अब खत्म होगा। ये दौर 1992 का है। एक तरफ इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन हैं और दूसरी तरफ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात हैं। यहाँ हाथ भी मिल रहे हैं और दिल भी। यूएनओ ने धर्म के आधार पर एक इजराइल नाम का देश बना दिया और एक जो वेस्ट बैंक जिसको बोलते हैं गाजा पट्टी जो है उसको उसमें पैलेस्टीन आ गई। अभी उसके बाद ये पैलेस्टीन वो कोई टाइम था 1992 का कि जब यासिर अराफत साहब जो है वो उसके इंचार्ज थे, पीएलओ बोलते थे हम उसको, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसके हेड थे और उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह हुआ। जो पहले भी कट्टर दुश्मन थे, जो आज भी कट्टर दुश्मन हैं, उन देशों ने एक समय दोस्ती का स्वर्णिम काल भी देखा था। इजराइल ने तब अराफात के संगठन को आतंकी संगठन न मानते हुए अपने देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी की तरह सम्मान का भाव जताया था। 1993 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ओस्लो समझौता हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि भूभाग का बंटवारा आपसी सहमति से किया जाए और दूसरे मुद्दे भी शांति से बातचीत के जरिए सुलझा लिए जाएं। 1994 में यासिर अराफात और यित्ज़हाक राबिन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तब ये समझा गया कि अब मिडिल ईस्ट से टेंशन खत्म हो जाएगी। वैसे तो ईरान शिया मुस्लिमों का देश है और हमास एक सुन्नी संगठन है। दोनों के बीच धार्मिक आधार पर बेहद भेदभाव हैं और कई जगहों पर उनमें हिंसा भी होती है। लेकिन जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है तो कहीं न कहीं ईरान भी हमास का साथ दे रहा है और ये ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिया और सुन्नी संगठन एक साथ खड़े हैं और ऐसे में उनकी ताकत बढ़ जाती है। जब इजराइल और फिलिस्तीन साथ आए तो हमास को ये ज्यादा पसंद नहीं आया। उसने इजराइल पर हमले करना जारी रखा। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री राबिन की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री राबिन की हत्या और हमास के उभार के बाद फिर रिश्ते कभी सामान्य नहीं हुए, बल्कि नफरत और बढ़ती गई। – 2004 में यासिर अराफात की संदिग्ध मौत हो गई। 2006 में हमास ने अराफात की चुनावी पार्टी फतह को हरा दिया। 2007 में फिलिस्तीन के अंदर ही दो गुटों में संघर्ष छिड़ गया, जिसे गाजा की लड़ाई कहा जाता है। इसके बाद गाजा पट्टी पर हमास और वेस्ट बैंक पर पीएलओ की पार्टी फतह का कब्जा हो गया। हमास ने गाजा पट्टी से ही 7 अक्टूबर को 20 मिनट के अंदर इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने पहली बार हमास के खिलाफ आधिकारिक जंग का ऐलान किया और तब से ये जंग बड़ी और बड़ी होती जा रही है। हमास के बर्बर हमले के बाद इजराइल ने जैसे ही पलटवार करना शुरू किया, सबसे पहले अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल आए और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह भरोसा देकर गए कि वो कहीं नहीं जा रहे, इजराइल के साथ ही हैं। वॉशिंगटन से हथियार भी इजराइल पहुंच गए और कूटनीतिक स्तर पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल की कई दुश्मन देशों से बात भी की। जब से इजराइल अस्तित्व में आया है तब से कई प्रधानमंत्री बदले, अमेरिका के कई राष्ट्रपति बदले, लेकिन अमेरिका की इजराइल को लेकर नीति अपनी कभी नहीं बदली। अमेरिका हमेशा इजराइल के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। अमेरिका इजरायलियों के लिए रक्षक बनकर खड़ा है। हमास की तुलना दुर्दांत आतंकी लादेन और आतंकी संगठन आईएसआईएस से की। अमेरिका इजराइल के साथ सिर्फ प्रतिबद्धता नहीं जता रहा है, बल्कि वो वाकई साथ है और इसी के साथ इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ जाती है।
एक वक्त था जब यहूदियों के स्वतंत्र देश के विचार को दुनिया के सामने लाने वाला ब्रिटेन था, लेकिन अब अमेरिका इजराइल की ढाल है। आइए अमेरिका और इजराइल के संबंधों से पीछे चलते हैं और फिलिस्तीन इजराइल की पूरी कहानी समझते हैं। 1299 से 1923 तक उस्मानिया साम्राज्य का हिस्सा था फिलिस्तीन। उस्मानिया साम्राज्य को ही ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता था। इस साम्राज्य में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी रहते थे। 1900 में धीरे धीरे यहूदी अपने अलग इजराइल देश की मांग करने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर शासन हो गया। ब्रिटेन ने यहूदियों की अलग मांग का समर्थन किया और इसके साथ ही निर्वासित यहूदी बड़ी संख्या में दुनिया भर से वापस लौटने लगे, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगी। 1917 में जब ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर को हरा के यहाँ पर सीरिया, जॉर्डन वगैरह जो है, यहाँ पर सारे जो इजराइल और पैलेस्टाइन, इजराइल तो नाम नहीं था तब, पर पैलेस्टाइनी और यहूदियों को बसाने का काम किया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये शुरू हुआ काम, और जब लड़ाई में जर्मनी ने कोई 60-70 लाख यहूदियों को मार दिया, उनकी तबाही करी, तो उसके बाद एक फैसला हुआ कि सारे यहूदी जो हैं वो वहाँ जाके सेटल हों, और 1948 में यूएनओ ने धर्म के आधार पर एक इजराइल नाम का देश बना दिया, और एक जो है जो वेस्ट बैंक जिसको बोलते हैं, गाजा पट्टी जो है, उसको उसमें पैलेस्टीन आ गई। 1946 तक ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशंस से हल निकालने को कहा और इस तरह यूनाइटेड नेशंस की सहमति से 1948 में विधिवत इजराइल एक देश बना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपजे हालात में अमेरिका खुद को उदारवादी देश के तौर पर स्थापित करना चाहता था, और सबसे पहले अमेरिका ने ही इजराइल को देश के रूप में मान्यता दे दी। मिडिल ईस्ट में तेल समृद्ध अरब देश हैं, उन्हें साधने के लिए भी एक तरह से इजराइल अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर बन गया। अमेरिका इस टाइम यूक्रेन और रशिया के युद्ध में बीच में है, इन्वॉल्व है। उसी तरह एक और उसके पास चैलेंज है चाइना का। चाइना को हैंडल करना, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को हैंडल करना, और अभी ये जो नई चीज आ गई है तो उसमें वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपना 5th फ्लीट जो है वो भी लाके खड़ा कर दिया है इजराइल की सपोर्ट में। तो इसमें फायदा तो मैं नहीं समझता कि यूएसए को कुछ होगा, पर यूएसए इसमें से निकल नहीं सकता जब तक कि वो इजराइल को सपोर्ट ना करे। तो इसलिए यूएस के जो है सेक्रेटरी वो भी गए हैं वहाँ, जाके उन्होंने उसको नेतन्याहू को वो सपोर्ट भी किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको उसको हैंडल करना मुश्किल लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। जॉर्ज बुश ने भी अपने कार्यकाल में दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश की। राष्ट्रपति ट्रंप के समय में अब्राहम समझौते के तौर पर कोशिश की गई थी। ये कुछ कामयाब हुआ भी, लेकिन अगर पूरी तरह कामयाब हो जाता तो दो सभ्यताओं के बीच का टकराव खत्म हो जाता। ओस्लो एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि वो जो है पीएलओ सारी जो टेररिज्म है उसको छोड़ देंगे, और ये इनको इजराइल को एक राइट टू लिव पीसफुली दिया जाएगा। और एक डिक्लेरेशन भी बनी जिसके अंदर ये कहा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नेंस जो है वो उनके बारे में बातचीत करी गई। ये एग्रीमेंट इसको टोटो और एक्चुअली इसको अडॉप्ट किया जाता, पर मिसट्रस्ट की वजह से ये एग्रीमेंट पूरा अडॉप्ट नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये एग्रीमेंट जो था ओस्लो का, जो बिल क्लिंटन साहब ने करवाया था थ्रू निगोशिएशन और कई कुछ करके, अगर ये चलता रहता तो ये जो अभी दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर की एक चौखट पर आ खड़ी हुई है, शायद ये हालात ना बनते। इसके बाद यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अच्छे संबंधों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मोरक्को और सूडान ने भी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए, लेकिन कई अरब देशों के बीच इजराइल को लेकर धारणा नहीं बदली। यहाँ तक कि अरब देशों की आम जनता भी इजराइल के साथ संबंधों को नहीं स्वीकार सकी। एक उदाहरण है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की ये तस्वीर। अमेरिका की कोशिशें इजराइल और अरब देशों के बीच मध्यस्थता की कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन अमेरिकी सत्ता में डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन, लेकिन इजराइल को लेकर नीतियां कभी नहीं बदली। अमेरिका इजराइल के साथ हमेशा बना रहा। इजराइल जैसे जैसे हमास और हिजबुल्लाह या उसके समर्थकों को जवाब देता जा रहा है, अरब वर्ल्ड में बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्या है अरब वर्ल्ड और इजराइल को लेकर क्या है इसका रुख, ये भी समझ लेते हैं। कुछ समय से कुछ अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध बेहतर होते दिख रहे थे, लेकिन ताजा जंग ने नई बहस छेड़ दी है। पहले से खराब संबंध और बिगड़ते जा रहे हैं। क्या रही है स्थिति, हम आपको दिखाते हैं। मिस्र ऐतिहासिक रूप से इजराइल का सबसे बड़ा विरोधी रहा है। मिस्र इजराइल पर हमले भी किए हैं, लेकिन 1979 में हुए कैंप डेविड समझौते के बाद मिस्र इजराइल संबंध सामान्य हुए। दोनों देशों के बीच अब राजनयिक संबंध भी है। इजराइल हमास के बीच मिस्र ने मध्यस्थता की है, हालांकि उसके नागरिक बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थक हैं। जॉर्डन अमेरिकी विदेश मंत्री ताजा हालात में जॉर्डन गए और किंग से मुलाकात की। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जॉर्डन ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया है, हालांकि जॉर्डन फिलिस्तीन को लेकर इजराइल पर नर्म रुख नहीं रखता। लेबनान मौजूदा जंग में हमास के बाद अगर किसी से सबसे तनावपूर्ण संबंध हैं, तो वो लेबनान के हैं। लेबनान से ही ईरान समर्थित शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले रहता है। लेबनान इजराइल के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। इस समय इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक तैनात कर रखे हैं और स्थिति तनावपूर्ण है। सीरिया इजराइल का धुर विरोधी है। फिलिस्तीनियों को दशकों से रिफ्यूजी कैंप्स में शरण दिए हुए हैं। जंग बढ़ी तो सीरिया इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। सऊदी अरब इजराइल और सऊदी अरब के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं रहे और वो फिलिस्तीन का समर्थक है। हालांकि कुछ समय पहले लग रहा था कि दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन बात बनी नहीं। सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के अधिकारों के समर्थन में है। संयुक्त अरब अमीरात अब्राहम समझौते के बाद इजराइल के साथ सामान्य से बेहतर संबंध, आर्थिक संबंध भी काफी मजबूत। जंग जैसे हालात में सीरिया को इजराइल के खिलाफ हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी। हालात के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। बहरीन अब्राहम समझौते के बाद इजराइल से अच्छे संबंध हैं। इजराइल के साथ फिलिस्तीनी अधिकारों को भी समर्थन है। इजराइल पर हमले को लेकर हमास की निंदा। कतर की भूमिका दोहरी रहती है। इजराइल के साथ संबंध भी रखता है और गाजा पट्टी को आर्थिक मदद पहुंचाकर हमास की सहायता भी करता है। ईरान पर हमास की मदद के आरोप लगते हैं। हमास के मिलिट्री विंग को शक्तिशाली बनाने के पीछे भी ईरान का हाथ बताया जाता है। इजराइल के खिलाफ खड़े होने पर सुन्नी संगठन हमास और शिया देश ईरान एकजुट हो जाते हैं। इजराइल के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उठाकर मुस्लिम देशों को साथ आने का आह्वान भी ईरान ही कर रहा है। इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड तब से है जब इजराइल पूरी तरह अस्तित्व में भी नहीं आया था। वक्त वक्त पर अरब देश इजराइल को अलग थलग करने की कोशिशें करते रहते हैं। 1946 में अरब लीग ने मिस्र की राजधानी काहिरा में एक स्थायी बहिष्कार समिति का गठन किया। यहूदियों के बहिष्कार का यह प्रस्ताव 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद भी जारी रहा। इसका उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदियों को कमजोर करना और क्षेत्र में यहूदियों के इमिग्रेशन को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र के 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रस्ताव के बाद ये बायकॉट स्ट्रेटजी ज्यादा तेज हुई, लेकिन इसका नतीजा मनमाफिक साबित नहीं हुआ।
अरब देशों को जब ये लगा कि इजराइल के बहिष्कार की ये नीति उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है जितना उन्हें अंदाजा था, इसके बाद दूसरे बॉयकॉट की स्ट्रेटजी लगाई गई। इसके तहत गैर इजरायली कंपनियों को इजराइल के साथ कारोबार करने से रोका गया। जो कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही थी उन्हें अरब वर्ल्ड बड़ी फुर्ती से ब्लैकलिस्ट करने लगा। अरब मुल्कों ने आगे चलकर इजराइल के खिलाफ परमानेंट बॉयकॉट समिति का गठन भी किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इजराइल और अरब मुल्कों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अरब मुल्कों ने लगातार इजराइल के बहिष्कार की नीति को अपनाए रखा। अरब लीग ने इजराइल के साथ डाक, टेलीफोन और रेडियो कम्युनिकेशन बंद कर दिया और समुद्र, जमीन और वायु तीनों माध्यमों से इजराइल को ब्लॉक करके रखा। इजराइल में एक भी नदी नहीं है, जमीन रेतीली है, लेकिन फिर भी उसने कठिन परिस्थितियों में खुद को ढाला और खड़ा किया। नई परिस्थितियां, युद्ध की उसके लिए चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इजराइल का इतिहास बताता है कि उसे हरा पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। अरब वर्ल्ड के अलावा इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान सबसे पहले आ खड़ा हुआ। जबकि अगर ज्यादा नहीं कुछ तो दशक पीछे चले जाएं तो इतिहास की तारीख का वो पन्ना खुलता है जिसमें पाकिस्तान के हाथों पर हजारों फिलिस्तीनियों के खून के दाग लगे हैं। वो पन्ना है 1970 का ब्लैक सेम्टेड। इजराइल बना तो बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में पनाह लेने लगे। जॉर्डन में भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी पहुंचे। इनमें कई बहुत उग्र थे। इससे जॉर्डन के हालात पर असर पड़ने लगा। इजराइल ने 1967 में जॉर्डन की सेना को हराया तो जॉर्डन ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए जिन देशों से मदद मांगी उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। उस टाइम सूडान के प्रेसिडेंट हुसैन ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ मिलकर पाकिस्तान से मदद मांगी। सितंबर 1970 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स और तब के ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो कि बाद में पाकिस्तान के जो है फील्ड वो मार्शल लॉ के अंदर जनरल जियाउल हक के रूप में उन्होंने राज किया, वो पहले सूडान पहुंचे। और जिस तरह का कत्ले-आम इस पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स ने इन पैलेस्टाइनियन के साथ किया, लगभग 20,000 पैलेस्टाइन को एक तरीके से कत्लेआम कर दिया गया था। जिनोसाइड था ये। पाकिस्तान किस मुंह से पैलेस्टाइन की बात कर सकता है? सितंबर 1970 की एक तारीख को जॉर्डन के राजा हुसैन ने शरणार्थी शिविरों से उग्रवादियों को निकालने का आदेश दिया, जिस अभियान में पाकिस्तान की सेना संयुक्त रूप से लगी। कहा जाता है कि इस अभियान की कमान उस वक्त के ब्रिगेडियर जियाउल हक के हाथ में थी। CIA के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडल ने लिखा कि इस अभियान में 3,000 से 4,000 के बीच फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल ने अपनी स्थापना के 20 सालों में इतने फिलिस्तीनी नहीं मारे जितने उस समय सिर्फ 11 दिनों में मार दिए गए। आज पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का ढोंग कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कि एक दिन इस्लामिक वर्ल्ड को वो कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ करने में कामयाब होगा। देखिए, जो लोग भी आज टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो भारत कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं हो, उससे भारत को सतर्क रहना है। चाहे वो कुछ भी हो। अगर पैलेस्टीनियन ये सोचते हैं या हमास या हिजबुल्लाह ये सोचते हैं कि वो कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर की जो बात है इस वजह से उठा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें कोई टेररिज्म फैलाएगा तो उसका जवाब मिलेगा। कई दफा मिल चुका है, आगे करेंगे, फिर भी मिलेगा। लेकिन इस चीज को अगर आप ये समझते हैं कि दिस इज एट्रोसिटीज अगेंस्ट अ रिलीजन, वो गलत है। भारत का जो बरखिलाफ आप चाहते हैं ये कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में फिर से उठाया जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इजराइल हमास जंग में धीरे धीरे तुर्की भी आक्रामक भूमिका में नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये जंग किस तरफ जाएगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। खुले तौर पर अमेरिका इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे साथ हमास के साथ हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत के साथ है। आने वाले दिनों में अगर और देश इस युद्ध में शामिल हुए तो हालात क्या होंगे कोई नहीं सोच सकता। लेकिन फिलहाल क्या है किसकी ताकत ये भी देख लेते हैं। इजराइल वर्सेस हमास। हमास और हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल। दुनिया भर में देशों की सैन्य ताकत बताने वाले ग्लोबल फायर पावर के अनुसार
इजराइल के पास 2200 टैंक है। हमास हिजबुल्लाह के मिलाकर 757 टैंक है। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं। हमास हिजबुल्लाह के पास 203। इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। दुश्मन मोर्चे के पास 135। इजराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी है, लेकिन दुश्मन के पास 1558 है। इजराइल के पास 300 रॉकेट प्रोजेक्टर है। हमास हिजबुल्लाह के पास 1305। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट है। हमास हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 85। इजराइल के पास 295 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। दुश्मन पर एक भी नहीं। इजराइल के पास 32 अटैक एयरक्राफ्ट है। हमास हिजबुल्लाह के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 1000 से ज्यादा मानव रहित ड्रोन है। दुश्मन के पास 62। इजराइल के पास 67 नेवी बेड़े हैं, जबकि हमास हिजबुल्लाह के पास 86 है।